पूरे मुल्क को कहना कि घर चले जाओ आसान नहीं है। असली चीज ये है कि क्या हम नहीं इनफरादी देखिए, लेकिन प्रोफेसर और आदिल नजम आप इंस्टीट्यूशनल हद पे। देखें, लेकिन ये सारी देखिए ना प्रोफेसर आदिल नजम हमारे साथ वहां से बीजिंग से जून अहमद भी सुन रही हैं, जो एक पाकिस्तानी ओरिजिन जर्नलिस्ट और रिसर्च फेलो हैं, और वो एक ऐसे मुल्क में है जहां गालिबन डंडे के जरिए सारा मुल्क उन्होंने कंट्रोल कर लिया, और सारी दुनिया तारीफ कर रही है कि डंडा चीन बड़ा कर सकता कामयाब है। रहा उनका। यही तो झगड़ा है, जब हेनरी हाँ, चीन किसिंजर कर ने लिखा सकता है। मेरी अथॉरिटी गुजारिश के होगी कि साथ हमारा, लेजिटिमेसी होनी चाहिए, जो आपने पीस पढ़ा होगा। बिल्कुल चीन कर सकता है। मेरे ख्याल में हमारे पास दूसरे मॉडल भी हैं, हमारे पास सिंगापुर का मॉडल भी है, कोरिया का मॉडल भी है। एक कौम में भी डिसिप्लिन होना चाहिए। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ इट जो है परसुएशन से हो सकता है। तो ये कहना कि सब कुछ घर चले जाओ, वो सच्ची बात है कि गरीब आदमी किधर जाएगा। सो परसुएशन जो है उसमें दूसरी चीज आती है कि इंस्टीट्यूशंस है। मसलन आपका एक इदारा है, आप अपने इदारे में जो लोग घर पे काम कर सकते हैं उनको तो कम से कम करने देना। सो कहने का मकसद ये है कि असली चीज जो है वो एहतियात है। मेरे ख्याल में डंडे से बैकफ्लैश हो सकता है, लेकिन परसुएशन और ये कम्युनिकेशन का वक्त है। ठीक है, अमेरिका करेगा क्या? फर्स्ट मई को अमेरिका में क्या होगा? क्या न्यूयॉर्क को, मैनहट्टन को खोला जाएगा? नहीं जी, बहुत बहुत बड़ा फर्क होगा। देखिए, मैं मैसाचुसेट्स में रहता हूँ। मैसाचुसेट्स जो है, आज से 2 हफ्ते पहले उन्होंने कहा जनाब कि अब आप तकरीबन घर पे बैठो। लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूं, हमने 4 हफ्ते पहले अपने ठीक। सारे मेरे पूरे स्टाफ को हमने कहा यार घर जाओ, रिमोट काम करो, क्लासें अब घर से पढ़ाना शुरू करो। होगा ये कि स्टेट बाय स्टेट, सिटी बाय सिटी, ठीक। आप अमेरिका में अभी भी देख लें, बेचारे डोनाल्ड ट्रंप की जो है ना स्वाबदीद, वो तो इमरान खान से भी कम है। क्योंकि असली जो रूल है वो तो सिर्फ स्टेट बना सकती है। सो आपको न्यूयॉर्क में बिल्कुल फर्क चीज नजर आती है, क्योंकि न्यूयॉर्क बहैसियत खुद एक एपी सेंटर है। न्यूयॉर्क जो है उसकी जो तादाद है वो बाकी पूरे अमेरिका से बिल्कुल ज्यादा सही। है, तो वहां मुख्तलिफ किस्म की हरकतें होंगी। आप मिडवेस्ट में चले सही। जाएं, लोग दूर दूर रहते हैं। देखिए ना, सोच समझ के करने वाली बात है। अगर मैं जो हूं एक फार्मर हूं और अमेरिका में मेरा दूसरा जो नेबर है वो आधे मील दूर है, तो फिर मुझे लॉकडाउन की जरूरत उतनी नहीं है। यही पाकिस्तान का भी हाल है कि हमें प्लेस बाय प्लेस हम्म। स्पेसिफिकली सोचना होगा। अ, हम्म। सही। ठीक है, अच्छा जरा बीजिंग चलते हैं। जून अहमद खान साहिबा कि आपने सुना प्रोफेसर आदिल नजम को, वो कहते हैं कि लॉकडाउन को इतने आसान नहीं होते, कोई पुलिस कोई अथॉरिटी इस्तेमाल नहीं की जा सकती। लेकिन और फिर इससे पहले हमने ये भी देखा कि इटली में बहुत बड़ा मसला ये था कि 20 उनके रीजन से, अमेरिका में 50 रियासतें हैं, पाकिस्तान में 4 5 6 सूबे और रीजनल टेरिटरीज बन जाती हैं। तो चीन में जो उन्होंने ये किया, ये कैसे उन्होंने पॉलिटिकली मैनेज कर लिया? क्या बीजिंग से एक हुक्म जारी हुआ कि बंद कर दें, या चीन की भी डिफरेंट प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, रीजन्स हैं, वो सब मिलके फैसला करते हैं? क्या होता है वहाँ? मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा एक्सप्लेन करूँ। देखिए, पाकिस्तान, जैसा कि पहले डॉक्टर आदिल नजम ने भी कहा कि पाकिस्तान की एग्जाम्पल फ़र्क है, पाकिस्तान का एक्सपीरियंस फ़र्क है, और हम चाइना से सीख तो सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन हमें अपना मॉडल अप्लाई करना पड़ेगा। चाइना में ये था कि जिस वक्त इन्होंने लॉकडाउन अनाउंस किया, उस वक्त 5% आबादी जो वुहान और हुबे सूबे की थी, वहां पे 97% केसेस रिपोर्ट हो रहे थे। तो उसकी वजह से उन्होंने अपना हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई कर लिया। उस हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई करने के बाद लॉकडाउन को वहां तक महदूद रखा, बाकी तमाम मुल्क में सेल्फ क्वारंटीन का कहा गया। अब मैं आपको फ्रैंकली बताऊं कि चाइना में जो सेल्फ क्वारंटीन था वो पाकिस्तान के लॉकडाउन से कहीं ज्यादा स्ट्रिक्ट भी था। तो अगर हम पाकिस्तान में कहते हैं कि लॉकडाउन करें, तो 100% लॉकडाउन तो हो नहीं सकता, कहीं पे भी नहीं हो सकता, चाइना तक में नहीं हो सकता। तो फिर कम से कम 60 70 80% तक आप लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि परसुएशन वाज द की स्ट्रैटेजी, लेकिन डंडे के जोर पे भी कई जगहों पे लोगों को सेल्फ क्वारंटीन या लॉकडाउन का कहना पड़ा। तो ये जो स्ट्रैटेजी थी उसकी सबसे पहला जो एडवांटेज मुझे समझ आता है चाइना का, वो ये था कि उन्होंने टाइमली 5% आबादी को ही लॉकडाउन में रखा, और बाकी तमाम जो उनके सूबे थे डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस के थ्रू केसेस को कंट्रोल किया। साथ में जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट थी, एक तरफ परसुएशन भी थी, लोगों में पॉजिटिव स्पिरिट जगाई जा रही थी, साथ में जो इंफॉर्मेशन थी, केसेस रिपोर्ट किस तरह हो रहे थे, अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे लेकिन करना। अमरीकी और यूरोपियन और बरतानवी जो एनालिस्ट हैं, उनके जहन में बहुत से सवालात हैं। एक सवाल उनके जहन में है कि वुहान का लॉकडाउन तो चीन ने किया 21 जनवरी को जाके, और पहला जो केस रिपोर्ट हुआ चीन के अंदर सामने आया, किसी हॉस्पिटल पहुंचा, वो था 1 दिसंबर को। तो जो दिसंबर और 21 जनवरी के दरमियान में 50-51 दिन आ जाते हैं, उन दिनों में ज़ाहिर है वायरस फैल रहा था वुहान में। ये कैसे है कि वो वायरस वुहान और हुबे से निकल के, जहां बसें, ट्रेन, जहाज चल रहे हैं, बाकी सारे चीन तक नहीं फैल सका, लेकिन वहां से निकल के वो न्यूयॉर्क, यूरोप, पूरी दुनिया में फैल गया, लेकिन बीजिंग, शंघाई में नहीं पहुंच पाए?
नहीं, डॉक्टर पीरजादा बीजिंग शंघाई में भी पहुंचा था। डिफरेंस ये है कि जब बीजिंग शंघाई में सैकड़ों केसेस रिपोर्ट हो रहे थे तो तब हम सब अपने घरों में बैठे हुए थे। पहली चीज कि जिस डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे क्वारंटीन की रिस्ट्रिक्शंस इंप्लीमेंट की, इधर किसी और मुल्क में आपको वो डिसिप्लिन नहीं नजर आता, वो टाइमलीनेस नहीं नजर आती। पहली चीज ये, जहां तक वो 1 दिसंबर से लेके 21 जनवरी 23 जनवरी इनफैक्ट का टाइम है, पीरियड है, उसमें एक सूबे को अपने लॉकडाउन करना एक बहुत बड़ी डिसीजन होती है। उस वक्त ये जो डॉक्टर्स थे, जो रिसर्चर्स थे, जो गवर्नमेंट थी, लोकल गवर्नमेंट इंक्लूडेड, वो इसको ऑब्जर्व कर रहे थे। लोकल मीडिया में भी खबर फैल रही थी कि सार्स से मिलता जुलता है शायद ये वायरस। तो जो लॉकडाउन की डिसीजन थी वो डेफिनेटली एक तरह से तब ग्लोबल रिएक्शन था कि ये बहुत हार्श है। जैसा अभी डॉक्टर आदिल नजर ने भी कहा कि लॉकडाउन एक बड़ी, मतलब आप जरा डंडे के जोर पे कर रहे हैं। अच्छा, जरा रुके मुझे जरा बॉस्टन जाने दें डॉक्टर आदिल नजम की तरफ। डॉक्टर आदिल नजम, ये जो एक आर्गुमेंट डेवलप हो रहा है कि भाई चीन जिस तरह से एक अथॉरिटेरियन तरीके से सऊदी अरब, जीसीसी कंट्रीज या सिंगापुर कर सकते हैं, लिबरल डेमोक्रेसीज जो है वो नाकाम हो गई इस पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए। देखें स्पेन के हालात, देखें इटली के हालात, देखें फ्रांस के हालात, देखें अमेरिका के हालात, देखें स्विट्जरलैंड के हालात, देखें बरतानिया के हालात, देखें। तो लिबरल डेमोक्रेसी जो है उसको बड़ा सेटबैक मिला है इन टर्म्स ऑफ अ पॉलिटिकल मॉडल। एक तरह से तो देखें ना, जहां भी आपकी अथॉरिटेरियन होगी, अगर आपने डंडा करना है तो जाहिर है अथॉरिटेरियन अच्छा करेगा, जो लिबरल है कम करेगा, ये तो लॉजिकल बात है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे लिबरल वाले फेल हो गए। जर्मनी देखें, राइट, अगर आपने मिसाल देखनी है, जर्मनी देखें, न्यूजीलैंड देखें, आप स्वीडन ना देखें, डेनमार्क देखें ना। एक चीज ये, तीनों में जो है खवातीन प्राइम मिनिस्टर हैं। शायद ये भी फर्क, लेकिन असली फर्क मेरे ख्याल में ये है, जहां गवर्नमेंट स्टेबल है, जहां बिकरिंग कम है, वहां पॉलिसी इंप्लीमेंट बेहतर होती है। नहीं, आप कह रहे हैं कि बर्तानिया, फ्रांस, स्पेन, इटली, यहां सब बिकरिंग थी। अमेरिका देखे ना, ब्रिटानिया में बोरिस जॉनसन जैसे हैं जो कहते थे नहीं मैं जी गले मिलूंगा उनसे। अमेरिका में आपने मस्खरा बिठाया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप। तो ये बिल्कुल एक मेरे ख्याल में लिबरल से ज्यादा जो चीज नजर आ रही है वो ये कि जहां भी सियासत, डोमेस्टिक सियासत बिफरी हुई है, वहां हमें मुश्किल है। यकीनन अथॉरिटेरियन की भी बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं अथॉरिटेरियन हो जाए। लेकिन रुके मेरे साथ, यहीं से ब्रेक लेनी है मुझे, यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे कि जहां सियासत का मॉडल स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ है, इंतशार का शिकार है, जहां कंसेंसस नहीं हो सका, वहां कोरोना वायरस को फैलने का ज्यादा मौका मिला। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, मैं चलता हूं अकील करीम देवी साहब की तरफ। अकील करीम देवी साहब, एक पिछले प्रोग्राम में आपने मुझे कहा था कि दुनिया में जो की इकोनॉमी है, जो सबसे लिक्विड है, सबसे डीप इकोनॉमी है, वो अमेरिका की है। इवन या अमेरिका है या फिर चीन है, और यूरोप की भी इकोनॉमीज़ जो हैं वो बहुत छोटी हैं, बहुत कमज़ोर हैं अमेरिका के मुकाबले। अब जबकि अमेरिका की इकोनॉमी में सूरत हाल ये है कि 16 मिलियन लोग बेरोज़गार हो गए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मांग रहे हैं, इकोनॉमी कहा जा रहा है 20-25-30% श्रिंक हो सकती है। तो आपको क्या लग रहा है कि बाकी सारी दुनिया का क्या होगा, हम सब का? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका ने तो अपनी इकोनॉमी को जो डैमेज हो रही थी उसका पैकेज वो दे चुकी है। जापान दे चुका है, जर्मनी दे चुका है, ये सब अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन बाकी मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उनको डेफिनेट प्रॉब्लम हो गया। पाकिस्तान है, पाकिस्तान की एक बहुत छोटी सी इकोनॉमी है और उसमें अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अगर $8 बिलियन दिए हैं तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा पैकेज है और इससे हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट मिल जाएगा। दूसरा, स्टेट बैंक ने भी काफी डिसीजन लिए हैं लोगों के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए, रिशेड्यूलिंग के लिए, सपोर्ट के लिए। तो स्टेट बैंक भी मुसलसल 3-4 पैकेज दे चुका है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है इन चीजों से संभल जाएगी। सिर्फ अब ये जो वबा चल रही है, अल्लाह करे इससे हमको जल्दी निजात मिले। तो मेरा नहीं ख्याल है कि हमें कोई बहुत बड़ी लेकिन अच्छा, आप जो पाकिस्तान के हवाले से मैं एक सेकंड, आपकी ऑप्टिमिज्म, अब ये कि आपकी थोड़ी सी आपकी एक अकील करीम दरी साहब, आप पे एक इल्जाम ये भी है ना कि आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्ट नजर आ, मुझे इसमें लाने दें डॉक्टर फारूक सलीम साहब को। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, ये जो इतनी ऑप्टिमिज्म है अकील करीम दरी साहब की, लेकिन हमारी जो हाँ हेलो, हमारी जी क्विकली, हेलो, हाँ जी मैं सुन रहा हूँ, आवाज आ रही है आपको? मैं यही कह रहा हूँ जी, मैं उसी पे आना चाह रहा हूँ कि जी मैं इसी पे आना चाह रहा हूं कि एक्सपोर्ट्स अब आपकी जो $2 बिलियन महीने की थी वो तो सारी बुनियादी तौर पे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की थी, और तो चीन वीन में तो एक्सपोर्ट है नहीं आपकी। तो जब वो खरीदेंगे ही नहीं, वो खरीद ही नहीं सकेंगे, तो फिर क्या होगा? मेरा नहीं ख्याल है ऐसी सिचुएशन होगी। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है भैया पाकिस्तान की, देखे आईटी की भी है, लाइव स्टॉक्स की भी है,
और चावल की भी है, उसकी डिमांड अभी खत्म नहीं हुई है। आपकी टेक्सटाइल की तो टोटल 12-13 बिलियन डॉलर है, बाकी दूसरी जगह पे भी है ना, उधर तो डबल डिमांड निकली हुई है। तो आप ये ना समझे कि अगर टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट अगर 1 महीना या 2 महीने नहीं होती तो मुझे लगता है $2 बिलियन का इम्पैक्ट आएगा, उससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन साथ में आप अपनी इंपोर्ट भी तो देखें ना, इंपोर्ट पे आपका बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप नंबर जरा फारूक सलीम जी, डॉक्टर फारूक सलीम, आपका क्या ख्याल है? देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि हमें फैसला साजी जो है वो फैक्ट्स के ऊपर करनी है, हकाइक के ऊपर फैसला साजी करनी है, या कोई और इसमें एलिमेंट हमने डालना है। देखिए हमारे सामने इस वक्त जो मॉडल्स हैं वो बिल्कुल क्लियर कट सामने आ गए हैं। इंपीरियल कॉलेज का मॉडल बिल्कुल बताता है कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर वो कह रहा है कि अमेरिका में 11 लाख तक अमवात हो सकती हैं। अगर आप पार्शियल लॉकडाउन करेंगे तो उससे कम होगी। अगर आप एक्सट्रीम सोशल डिस्टेंसिंग जो वो कह रहे हैं, जो समाजी दूरी जिसको हम शायद पाकिस्तान में कह रहे हैं, तो फिर 2 लाख अमवात होंगी। तो पाकिस्तान में जो हमने फैसला साजी करनी है, क्या वो हकाइक की बुनियाद पे करनी है, या जैसे आपने पहले कहा कि सियासत की बुनियाद पे करनी है, और सियासी धड़े जो हैं वो कितना जोर रखते हैं उनके साथ चलना है। तो पहली चीज तो ये है। अब आप इकोनॉमी पे आ जाएं। देखिए पूरी दुनिया में इकोनॉमी के ऊपर एक बड़ा जबरदस्त रिसेशन आएगा, और मैं समझता हूँ वो 3 से 4 साल तक रहेगा। और ये मेरी एस्टिमेट्स नहीं है, दुनिया भर में जो थिंक टैंक्स हैं वो ये एस्टिमेट कर रहे हैं। पाकिस्तान में कहा यह जा रहा है कि हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, सुकड़ सकती है एनीवेयर बिटवीन 1.3% टू 2.2%। आपने शायद इब्तदाई में कहा कि वो ग्रो करेगी। जो अभी वर्ल्ड बैंक की एस्टिमेट्स आ रहे हैं वो श्रिंक करने के आ रहे हैं। मईशत सुकड़ जाएगी 1.3 या 2.2। अब आम आदमी के लिए उसका मतलब ये है कि तकरीबन 1 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो बेरोजगार, ग्रोथ नेगेटिव हो जाएगी। आप क्या कह रहे हैं? जी ग्रोथ नेगेटिव, ये वर्ल्ड बैंक वाले नेगेटिव हो जाएगी बताते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी ग्रोथ नेगेटिव हो जाएगी। आम आदमी के लिए उसका मतलब क्या है? आम आदमी के लिए मतलब यह है कि तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो शराय गुर्बत से गिर जाएंगे। जो एक पॉजिटिव इंपैक्ट इसमें नजर आएगा वो सिर्फ ये है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो मजीद सुकड़ जाएगा। एक्सपोर्ट्स डेफिनेटली गिरेंगी, इंपोर्ट्स भी उससे ज्यादा तेजी से गिरेंगी, जिसके नतीजे में करंट अकाउंट डेफिसिट बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा और कोई मस्बत पहलू इसमें नहीं है अदर देन करंट अकाउंट डेफिसिट। बाकी सब जगह नेगेटिविटी है। ठीक। और प्रोफेसर आदिल नजम, नहीं सर रोकें। प्रोफेसर आदिल नजम, आप समझते हैं कि जो ग्लोबल इकोनॉमी को चैलेंज है, जिसके साथ बाकी सारी दुनिया की इकोनॉमीज लगी हैं, पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की, सभी की लगी हैं, उसके साथ उसमें चीन जो है वो कोई कलीदी रोल प्ले कर पाएगा, जिसके पास गालिबन सबसे ज्यादा डॉलर के कैश रिजर्व्स हैं? मुझे तो समझ आ रही है शायद 30 ट्रिलियन है या 3, लेकिन ट्रिलियंस में है, लेकिन मैं फिगर नहीं मुझे समझ आ रहा। क्या आप समझ रहे हैं कि कुछ अमेरिका और चीन में एक बाहमी तावन हो पाएगा? तावन तो मुझे नहीं नजर आता। मेरी उम्मीद होगी कि देदी साहब की ऑप्टिमिज्म सही है, लेकिन मेरी तशवीश ये है कि फारूक साहब जो कह रहे हैं, हमारे जैसे मुल्कों में ग्लोबल इकोनॉमी का बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए अगर आप पैसे मांगने जाएंगे तो कोई होगा जो आपको पैसे दे सके। अमेरिका को खुद लाले पड़े में। आपने बिल्कुल 100% सही कहा कि इस वक्त अगर कोई कैश रिच इकोनॉमी है तो वो चाइना है।